आज के वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट के विषय इतिहास के पहले टॉपिक सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि हड़प्पा के टीले की ओर सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने ध्यान आकृष्ट किया था? ये इसका राइट ऑप्शन है। चार्ल्स मेसन ने पहली बार हड़प्पा के टीलों की खोज की थी। अगला प्रश्न कि सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना माना जाता है? तो सिंधु घाटी का जो क्षेत्रफल माना जाता है वो माना जाता है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका वैसे कुल क्षेत्रफल इसका देखा जाए तो यह है 12,99,600 वर्ग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल माना जाता है। और यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों से बड़ी थी तथा इसका जो आकार था वो त्रिभुजाकार आकार था इस सभ्यता का। चलिए अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से किस युग से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता कहलाती है। इस सभ्यता के लोगों ने तांबे और टिन को मिलाकर कांसे का निर्माण किया था। कांसा बनाना इन्होंने सीख लिया था, अतः इसे कांस्य युगीन या आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि रेडियो कार्बन, जिसको कार्बन 14 के नाम से जानते हैं, सी कार्बन या C14, विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है? तो सिंधु सभ्यता की जो कार्बन 14 के अनुसार जो सर्वमान्य तिथि है वो तिथि मानी गई है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। कार्बन 14 एक ऐसा तत्व होता है जिसके आधार पर पुरानी से पुरानी वस्तुओं की आयु का पता लगाया जाता है। तो सिंधु सभ्यता की जो वस्तुएं मिली हैं खुदाई में, उनसे ये पता लगाया गया है कि ये जो सिंधु सभ्यता हुई थी ये 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य का वो समय था जब सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा शहर का उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो उत्खनन है, उत्खनन माना होता खुदाई, तो ये किया गया था दयाराम साहनी और जॉन मार्शल भी थे इसमें। दयाराम साहनी और जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम, ये इनका पूरा नाम था, राय बहादुर दयाराम साहनी ने रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा की जो खोज और उत्खनन वहां पर ये कार्य किया था। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का जो पश्चिमी स्थल है वो है सुतका गेंडोर है, बलूचिस्तान में पड़ता है, जो आजकल पाकिस्तान के अंतर्गत जो बलूचिस्तान है वहाँ पे जो दासक नदी है उसके किनारे स्थित इसकी खोज हुई थी। और 1927 में इसकी जो खोज हुई थी ये 1927 में ओरेनस्टाइन ने की थी। ओरेनस्टाइन ने इसकी खोज की थी। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पुरातन आलमगीरपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आलमगीरपुर जो जिस नदी पर तट है वो है हिंडन नदी पर ये स्थित है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित ये आलमगीर सबसे पूर्वी स्थल है और यह हिंडन नदी यानी कि यमुना नदी की ये सहायक नदी मानी जाती है। हिंडन नदी उसी के किनारे ये स्थित है और इसकी खोज 1958 ईस्वी में याज्ञदत्त शर्मा ने की थी। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्वरूप मूल रूप से कैसा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो मूल रूप था वो नगरीय था यानी कि शहरी था। डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर जब खुदाई हुई वहाँ पर जब देखा गया तो पक्की ईंटों के घर, ग्रिड पद्धति पर आधारित सड़कें और बेहतरीन जल निकासी का नमूना यहाँ पर प्राप्त हुआ है। इसलिए यह अनुमान लगाया गया कि वहाँ की जो सभ्यता था सिंधु घाटी की वो नगरीय यानी कि नगरों की तरह वहाँ पर सभ्यता थी। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल निम्नलिखित में से क्या थी? तो सिंधु जो घाटी थी उसकी जो फसल थी तो गेहूं और जौ थी मुख्य फसल वहाँ की। ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि खुदाई के दौरान वहाँ पर खेती करने के मिले हैं, क्योंकि सिंधु जो वासी थे मुख्य रूप से गेहूं और जौ की ही खेती करते थे। इसके अतिरिक्त वे मटर, कपास और तिल भी उगाया करते थे। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते थे?
तो उस समय मीठा के लिए, क्योंकि शक्कर की तो खोज ही नहीं थी, शक्कर बनना अभी शुरू भी नहीं हुआ था, तो वो शहद का प्रयोग करते थे। जो प्राकृतिक मधुमक्खियों के शहद जो निर्माण होता था शहद का, उससे ये होते थे। क्योंकि वहाँ के जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, उन्होंने गन्ने की खेती करना अभी सीखा नहीं था, क्योंकि जो चीनी बनती है वो गन्ने से बनती है, तो इसलिए वे मिठास के लिए हनी का प्रयोग करते थे, यानी कि शहद का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है कि मिट्टी से बने हल का साक्ष्य किस सिंधु पुरा स्थल से प्राप्त होता है? मिट्टी से बने हल, फिर लोहे के बनने लगे, काठ के बनने लगे, लेकिन मिट्टी से बने जो हल थे वो बनावली, इसका जो पुरा स्थल है वहाँ से प्राप्त हुए थे। तो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है बनावली। और मिट्टी का बना हुआ हल एक खिलौने टाइप का था, मिट्टी का बना था हल, और उत्तम किस्म के जौ प्राप्त हुए हैं, जौ बीज। अगला प्रश्न है कि चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के जो साक्ष्य मिले थे वो लोथल नामक स्थान से मिले थे। बी इसका राइट आंसर है। अब लोथल है कहाँ? ये गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है बंदरगाह लोथल। वहाँ से चावल यानी कि धान की भूसी के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। रंगपुर से भी धान की भूसी भी मिली है। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई संभवतः किस अनुपात में थी? तौल की इकाई किस अनुपात में नापी जाती थी? तो ये 16 के अनुपात में चलती थी, 16 के अनुपात में। यहाँ से प्राप्त जो घनाकार वाट थे, वाट मतलब जो तौलने वाले जो बाँट होते हैं वो थे, दर्शाते हैं कि तौल की इकाई 16 या उसके अपवर्त, यानी कि 16 हो गया, अपवर्त माने होता है 32 हो गया, फिर 48, 64, 160, मतलब इस प्रकार से चलता था 16 के अनुपात में, 16, 32, 64, 160 इस प्रकार से आगे बढ़ता जाता था। अगला है कि सिंधु घाटी के लोग यातायात के लिए मुख्य रूप से किसका उपयोग करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग जो यातायात के साधनों के लिए प्रयोग करते थे वो 2 पहियों या 4 पहियों वाली बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बैलगाड़ी से बैल से हल चला करके खेती किया करते थे, और आवागमन के लिए ये मुख्य रूप से बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। इनमें ठोस पहियों का इस्तेमाल किया जाता था। अगला प्रश्न है कि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किस सभ्यता से माना जाता है? तो ये माना जाता है सिंधु सभ्यता से। मेसोपोटामिया, जिसको सुमेरिया की सभ्यता भी कहा जाता है, इनके व्यापारिक अभिलेखों में मेलुहा शहर शब्द का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा संस्कृति का शासन संभवतः किस वर्ग के हाथों में था? तो ये जो इतिहासकार मानते हैं कि ये था व्यापारी वर्ग, यानी कि वणिक वर्ग जो था उनके हाथों में था, क्योंकि सिंधु सभ्यता में व्यापार की उन्नत स्थिति हथियारों के अभाव को देखते हुए विद्वान जैसे कि R.S. शर्मा मानते हैं कि शासन व्यापारी वर्ग के हाथों में ही था हड़प्पा सभ्यता में। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी किसने कहा था? तो जुड़वां राजधानी कहा था स्टुअर्ट पिगट ने। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानकर उसकी पूजा किया करते थे? तो सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वहाँ पर जब खुदाई की गई तो उनके द्वारा एक मोहर में स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि वे धरती को जीवनदायिनी और उर्वरता की देवी, भी इसका राइट आंसर है, उर्वरता की देवी मानकर पूजा किया करते थे। अगला प्रश्न है कि वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो ये मिलते हैं सिंधु सभ्यता से। सी इसका राइट आंसर है, जिसमें ये माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, सिंधु घाटी के जो लोग थे, वो शिव की पूजा किया करते थे और वृक्ष की पूजा, शिव माने शंकर जी की पूजा करते थे और वृक्षों की पूजा किया करते थे। अगला प्रश्न है कि स्वास्तिक चिन्ह संभवतः किस सभ्यता की देन माना जाता है? तो स्वास्तिक हड़प्पा सभ्यता का जो चिन्ह है वो वहाँ से देन इसकी माना जाता है। माना जाता है कि इसका जो अंकन है वो मोहनजोदड़ो की मोहरों में मिला है, मोहरें चलती थी पहले, मोहरों में मिला है, जो सूर्य पूजा का प्रतीक माना जाता था, यानी कि सूर्य की ज़्यादातर पूजा किया करते थे। अगला प्रश्न है, क्या सिंधु घाटी सभ्यता के किसी भी नगर में मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं?
तो सिंधु घाटी की सभ्यता में मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, किसी भी नगर में नहीं, वो कहीं भी प्राप्त नहीं हुए। यहाँ प्रकृति और मूर्ति पूजा का प्रचलन था, यानी कि सिंधु घाटी में प्रकृति और मूर्ति पूजा का ज़्यादातर चलन था। संपूर्ण सिंधु सभ्यता के उत्खनन में किसी भी प्रकार के मंदिर या देवालय के पुरातत्व साक्ष्य नहीं मिले हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस देवी देवता की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? तो ये प्रचलित थी मातृ देवी की। डी इसका राइट आंसर है। मातृ देवी बहुत बड़ी संख्या में प्राप्त पकी मिट्टी, जिसे टेराकोटा कहा जाता था, कि स्त्री मूर्तियों से प्रमाणित होता है कि यहाँ मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। यहाँ का समाज मातृ सत्तात्मक था। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए पशुओं में कौन सा पशु विशेष रूप से पूजनीय था? तो इनमें सबसे ज़्यादा कुबड़ वाला सांड सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था, क्योंकि सिंधुवासी पशुओं में कुबड़ वाले सांड को अत्यंत पवित्र और पूजनीय मानते थे। इसे पशुपतिनाथ का वाहन भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किस प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे? तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे, क्योंकि वे कपास उगाने वाले विश्व के पहले लोग थे। मोहनजोदड़ो से बुने हुए सूती कपड़े के साक्ष्य भी मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि मनोरंजन के लिए सिंधु सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से क्या नहीं करते थे? मनोरंजन के लिए इनमें से क्या नहीं करते थे? इनमें से रथ दौड़ नहीं करते थे, बाकी मछली पकड़ते थे मनोरंजन के लिए, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाते थे, चौपड़ और पांसा भी खेला करते थे, केवल घोड़दौड़ का प्रयोग नहीं करते थे। अगला प्रश्न है कि इतिहासकारों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण क्या था? यानी कि जब सिंधु सभ्यता हुई तो उसका जो विनाश हुआ, उसका पतन हुआ, उसका नष्ट हो गया सिंधु सभ्यता, तो उसका मुख्य कारण क्या था? तो उसका मुख्य कारण था बाढ़। इतिहासकारों का मानना है कि हो सकता है सिंधु सभ्यता के बाद एक भयंकर बाढ़ आई हो और उसी में संपूर्ण हिंदू सभ्यता का विनाश हो गया हो। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? तो सिंधु सभ्यता के जो बर्तन, मिट्टी के जो बर्तन बनते थे, उन्हें टेराकोटा कहा जाता था, जिसे आग में पका करके बनाया जाता था। मूर्तियाँ भी बनाई जाती थी, खिलौने भी बनाए जाते थे, मिट्टी के बर्तन भी बनाए जाते थे। इन्हीं को सिंधु सभ्यता में टेराकोटा के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किस पशु का अंकन मिलता है? तो इसमें एक श्रृंगी पशु का सबसे ज़्यादा उपयोग मिलता है, यानी कि सिंधु सभ्यता की अधिकांश मोहरों से सेल खड़ी की बनी, जिन पर सबसे अधिक बार एक श्रृंगी पशु, एक सींग वाला जानवर, जिसको एक श्रृंगी बोलते हैं ना, एक सींग वाला जानवर उकेरा गया था। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए थे लोथल एवं चम्होदड़ो, यहाँ से प्राप्त हुए थे। लोथल जो कि आजकल गुजरात में है और चम्होदड़ो पाकिस्तान में, ये दोनों ही प्रमुख शिल्प केंद्र थे। यहाँ से मनके, बीड्स जिसको बोलते हैं, और आभूषण बनाने के कारखाने व भट्टियाँ मिली हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की लिपि मूल रूप से किस प्रकार की थी? तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, चित्रों से द्वारा वहाँ पर लिपि का निर्माण किया गया था। यहाँ की लिपि भाव चित्रात्मक थी, क्योंकि इसमें भावों को अक्षरों के स्थान पर चित्रों, जैसे कि मछली बना देना, यू आकार बना देना, इनके माध्यम से अपने भावों को व्यक्त किया जाता था। इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। ये जो वहाँ की जो मूल लिपि थी उसको आज दिन तक किसी ने पढ़ नहीं पाया है। अगला प्रश्न कि सिंधु लिपि को देखते समय पहली पंक्ति किस दिशा में लिखी जाती थी? तो ये लिखी जाती थी दाईं से बाईं की ओर, यानी कि ए इसका राइट आंसर है। और यह लिपि वोस्ट्रोफेडन, ये एक शब्द है, वोस्ट्रोफेडन शैली में लिखी जाती थी। इसमें पहली पंक्ति दाईं से बाईं की ओर और दूसरी बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती है। एक दाईं से बाईं की ओर, यानी कि राइट से लेफ्ट की ओर, और एक लेफ्ट से राइट की ओर, ऐसे ये लिखी जाती थी।
अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के नगरों एवं घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई गई थी? तो इसमें ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। सी इसका राइट आंसर है। नगर नियोजन के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई जाती थी, जिसमें मुख्य सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर जोड़ती थी। 90 अंश पर ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और नगर वर्गाकार खंडों में विभाजित हुआ करता था। अगला प्रश्न है कि सामान्यतः सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे और खिड़कियां किस ओर खुलते थे? किस ओर खुलते थे? तो ये खुलते थे सड़क के पीछे गली की ओर। सिंधु सभ्यता के जो घर थे उनके दरवाजे और खिड़कियां सड़क के पीछे गली की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता के घरों के जो मुख्य दरवाजे हुआ करते थे और खिड़कियां हुआ करती थी, वो मुख्य सड़क के बजाय पीछे जो कि संकरी गली हुआ करती थी वहाँ खोलते थे, क्योंकि मुख्य सड़क से शोर और धूल यानी कि धूल और शोरगुल बहुत आता था, इसलिए वो मुख्य सड़क पर दरवाजे न करके अपनी पीछे सकरी गली में किया करते थे। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा एकमात्र सिंधु नगर था जिसके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? वो एक नगर ऐसा था सिंधु सभ्यता का कि जिसके मुख्य दरवाजे मुख्य सड़क पर ही खुलते थे, तो वो था लोथल। लोथल में खोला करते थे। व्यापारिक नगर और बंदरगाह होने के कारण केवल लोथल ही एकमात्र ऐसा स्थल था सिंधु सभ्यता का कि जहां माल ढुलाई की सुविधा के लिए घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खोले जाते थे। अगला है प्रश्न कि सिंधु सभ्यता में मुख्य रूप से किस प्रकार के ईंटों यानी कि ब्रिक्स का प्रयोग किया जाता था? कौन सी ईंटों का प्रयोग किया गया था उस समय सिंधु सभ्यता में? तो इनमें पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। यहाँ मुख्य रूप से आग में पकाई गई ईंटों का ही प्रयोग किया जाता था। इन ईंटों का समान आकार अनुपात जैसे कि 4:2:1, 4:2:1 इस साइज में ईंटें चला करती थीं। यदि 4 इंच लंबी, 2 इंच चौड़ी और 1 इंच मोटी ईंटों का प्रयोग किया जाता था। आजकल जो ईंटें चलती हैं वो 9 इंच और 4 इंच और 2.5 इंच या 3 इंच, ये साइज यहाँ पे आजकल ईंटों का सर्वमान चलता है। ज़्यादातर यही चलता है, कहीं कहीं 8:4 का चलता है, लेकिन उस समय जो सिंधु सभ्यता थी उसमें 4:2:1 की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है कि विशाल स्नानागार सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ था? तो विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। 20 का राइट आंसर है। और सर जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा था। यह संभवतः धार्मिक स्नान के लिए प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो के स्नानागार के मध्य स्थित स्नान कुंड की गहराई लगभग कितनी थी? उस समय कितनी गहराई हुआ करती थी? जो स्नानागार होता है, स्नान करने का जो स्थान होता था मोहनजोदड़ो में, जो खुदाई के दौरान मिला था एक कुंड, उसकी गहराई कितनी थी? तो उसकी गहराई थी 2.43 मीटर, ये उसकी गहराई थी। अगला प्रश्न है कि हवन कुंड, जिसको अग्नि कुंड भी कहा जाता था, उसमें के साक्ष्य मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो हवन कुंड के साक्ष्य लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। लोथल जो कि गुजरात में है और कालीबंगा राजस्थान में, दोनों स्थानों से अग्नि वेदिकाएं यानी कि हवन कुंड प्राप्त हुए हैं, जो यज्ञ अनुष्ठानों के लिए प्रमाण माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि पशुपतिनाथ की मुहर यानी कि मूर्ति कहाँ से मिली है? तो पशुपतिनाथ की जो मूर्ति मिली है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। सी इसका राइट आंसर है। अब मोहनजोदड़ो से एक सेल खड़ी की मुहर भी प्राप्त हुई है, जिस पर पद्मासन में विराजमान एक त्रिमुखी देवता, जिन्हें योगी कहा जाता था, का चित्र है, जिसे पशुपतिनाथ या आद्य शिव माना गया था। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपतिनाथ की मूर्ति के चारों ओर कौन से जानवर विराजमान हैं? कौन से जानवर विराजमान हैं? तो उनमें विराजमान हैं हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा। ये चारों ओर पशुपतिनाथ की जो मूर्ति प्राप्त हुई है उसमें ये चारों ओर बैठे हुए हैं, हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा। अगला प्रश्न है कि विश्व प्रसिद्ध नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो उस नर्तकी की मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। विश्व प्रसिद्ध जो नर्तकी थी, कांस्य की मूर्ति थी, वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है किस स्थल से ईंट पर बिल्ली
का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। कौन सा स्थल था वो? तो वो है चौहोदड़ो। चौहोदड़ो में एक प्रमुख शिल्प केंद्र था चौहोदड़ो, और यहाँ से एक पक्की ईंट पर ऐसे निशान मिले हैं जो ये दर्शाते हैं कि कोई कुत्ता किसी बिल्ली का पीछा कर रहा है। पहले बिल्ली के निशान है और उसी के पीछे भागते हुए कुत्ते के निशान दिखाए गए हैं उस ईंट पर। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा में शवों को दफनाने की प्रथा थी, जबकि मोहनजोदड़ो में किस प्रथा का प्रचलन था? हड़प्पा में तो शवों को दफनाया जाता था, लेकिन मोहनजोदड़ो में क्या किया जाता था? तो मोहनजोदड़ो में शवों को यानी कि मुर्दों को जलाने की प्रथा थी। वहाँ पर मुर्दे दफनाए नहीं जाते थे, हड़प्पा में दफनाए जाते थे, लेकिन मोहनजोदड़ो में मुर्दों को जलाया जाता था, यानी कि दाह संस्कार किया जाता था। अगला प्रश्न है कि युगल समाधान के साक्ष्य मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो युगल सावधान जो समाधान के जो साक्ष्य मिले हैं वो लोथल एवं कालीबंगा से मिले हैं। बी इसका राइट आंसर है। लोथल से 3 और कालीबंगा से 1। युगल स्वानाथ यानी कि पुरुष और स्त्री को एक साथ दफनाना। युगल समाधान का मतलब होता है कि एक पुरुष और स्त्री को एक साथ दफना देना, एक ही कब्र में उनको दफना देना, उसको बोलते थे युगल स्वानाथ। तो के साक्ष्य वहाँ पर मिलते हैं, जिसे कुछ विद्वान सती प्रथा के प्रारंभिक संकेत भी मानते थे, क्योंकि अगर एक की मृत्यु हुई, जैसे पति की मृत्यु हुई, तो उस पत्नी को भी उसी के साथ में दफना दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं ये सती प्रथा का भी संकेत मिलता है। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का मैनचेस्टर कहते हैं उद्योग नगर होने के कारण किसे कहा जाता है? तो सिंधु सभ्यता का जो मैनचेस्टर कहा जाता है वो कहा जाता था लोथल को। ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि गुजरात के लोथल को उसकी भारी औद्योगिक गतिविधियों, जैसे कि बंदरगाह भी थे, वहाँ व्यापारिक केंद्र थे और वस्त्र उद्योग के भी कारण सिंधु सभ्यता को मैनचेस्टर की संज्ञा दी गई थी लोथल को। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के किस नगर को मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेड कहा जाता है? तो मृतकों का टीला जो कहा जाता था वो मोहनजोदड़ो को कहा जाता था। सी इसका राइट आंसर है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला ही होता है। सिंधी भाषा में जो अर्थ होता है मृतकों का टीला होता है मोहनजोदड़ो का। इसे सिंध का नखलिस्तान या बाघ भी कहा जाता है। इसकी खोज 1922 ईस्वी में की थी, और ये खोज की किसने थी? ये की थी आर.डी. बनर्जी ने। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोग किस अस्त्र शस्त्र का उपयोग बिल्कुल नहीं करते थे? कौन से अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करते थे? तो वो थी तलवार। तलवार का ये लोग प्रयोग बिल्कुल नहीं करते थे, क्योंकि सिंधु सभ्यता एक शांति प्रिय सभ्यता थी। वे शिकार के लिए कुल्हाड़ी, तीर धनुष और भाला, इन चीज़ों का प्रयोग करते थे। तीर धनुष का करते थे, कुल्हाड़ी का करते थे, भाला का करते थे, लेकिन तलवार का इस्तेमाल नहीं करते थे। युद्ध में प्रयुक्त होने वाली तलवार से वे सर्वथा अनभिज्ञ थे, वो इसको जानते भी नहीं थे। अगला प्रश्न है कि काले रंग की चूड़ियाँ सिंधु सभ्यता के किस स्थल के नाम का अर्थ है? काले रंग की चूड़ियाँ, तो ये कालीबंगा, सी इसका राइट आंसर है। कालीबंगा का दूसरा नाम काले रंग की चूड़ियाँ भी है। तो राजस्थान स्थित जो कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वो है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से काले रंग की चूड़ियों के अवशेष और जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में स्त्रियों के सौंदर्य प्रसाधन जैसे कि लिपस्टिक, कंघा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले थे चौहोदड़ो से। ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि चौहोदड़ो एक औद्योगिक नगर था। यहाँ से महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, साज सामान जैसे कि लिपस्टिक हुई, हाथी दांत का कंघा हुआ, काजल और उस्तरा, रेजर जिसको बोलते हैं, आदि बहुत मात्रा में यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो के। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर विस्तार और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा था?
हड़प्पा संस्कृति का जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो वो था मोहनजोदड़ो, जिसका विस्तार भी था और जनसंख्या भी उसकी बहुत ज़्यादा थी। तो संपूर्ण सिंधु सभ्यता जो कि भारत पाक दोनों को मिला करके थी, क्योंकि पहले पाकिस्तान नहीं था, पहले अखंड भारत था जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सभी सम्मिलित थे। में सबसे बड़ा जो नगर था वो था मोहनजोदड़ो। लेकिन केवल भारत में स्थित पुरा स्थलों की बात करें तो हरियाणा का राखीगढ़ी सबसे बड़ा नगर माना जाता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो यूपी ट्रिपल एससी पेट की एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आगे आने वाले अन्य टॉपिक भी यूपी ट्रिपल एससी के वीडियो आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।